ओके जी, मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं। वी विल कीप वॉचिंग इफ देयर आर मोर पीपल देयर। So you can see my screen now. Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं यूनिट 1 को। यूनिट 1 के आगाज़ में हमने इस कोर्स के बारे में बुनियादी सी बातें की थी कि ये कोर्स जो है वो बुनियादी तौर पे किस चीज़ को टारगेट करेगा। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक वर्किंग एग्जांपल को साथ लेकर चलेंगे। हमें सीखनी तो प्रोग्रामिंग है, लेकिन महज प्रोग्रामिंग सीखने पर हम इक्तफ़ा नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग सीखने के साथ साथ कोई ऐसी एक एप्लीकेशन भी बिल्ड करें जिससे हमें समझ आए कि प्रोग्रामिंग के नतीजे के तौर पे हम कर क्या सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे सामने जो चीज़ थी जिसको हमने डिसाइड किया था कि हम बनाने की कोशिश करेंगे, वो एक सर्च इंजन थी। सर्च इंजन एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जिसे हम तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो द प्राइमरी पर्पस इज़ टू लर्न प्रोग्रामिंग, एंड while learning to program we also tried to build a search engine. तो सबसे पहले हमने एक वेब क्रॉलर के बारे में बात की थी। वेब क्रॉलर आप सब लोग जानते हैं आपके क्या होता है। वेब क्रॉलर का काम क्या होता है? वेब क्रॉलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कलेक्ट्स कंटेंट फ्रॉम द वेब. A web crawler finds web pages by starting from a seed page and following links to find other pages. तो हम किसी एक सीड पेज से शुरू करते हैं और उसके ऊपर मौजूद लिंक्स को फॉलो करते हुए हम मज़ीद पेजेस के पे मूव करते जाते हैं और वहाँ से उस कंटेंट को रीड करके उनको अपने पास किसी बेहतर फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते जाते हैं ताकि यूज़र अगर कोई चीज़ सर्च करने के लिए आए तो वो मैच करके हम उसको रेलेवेंट रिजल्ट्स जो हैं वो रिटर्न कर सकें। हमारा पहला सवाल जो हमने इसमें एड्रेस किया था, दैट वाज व्हाट इज़ द गोल ऑफ यूनिट 1. सो दैट वाज गेट स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, लर्न इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स, राइट कोड टू एक्सट्रैक्ट अ लिंक फ्रॉम अ वेब पेज, एंड राइट कोड टू रैंक वेब पेजेस. तो हमारा पर्पस ये भी है कि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, और हमारा पर्पस यूनिट 1 के अंदर ये भी है कि हम पहला लिंक भी एक्सट्रैक्ट कर पाएँ किसी वेब पेज से. ओके, सो कंप्यूटर के बारे में हमने बात की थी कि कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसी मशीन जो कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकती है. हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की थी, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली क्या होती है, राइट. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क होता है, सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में और कैलकुलेटर में कैसे फ़र्क करने में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रोग्राम क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, और कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं. तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने इंतखाब किया इस कोर्स के अंदर, दैट वाज पाइथन. ओके, so the next question that we addressed was, what is a programming language? A language designed to be executed by computers. जी हाँ, कंप्यूटर्स ने ही उसको एग्जीक्यूट करना है. अ लैंग्वेज डिज़ाइंड फॉर डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम्स. जी हाँ, उसने प्रोग्राम्स को डिस्क्राइब भी करना है. लैंग्वेज डिज़ाइंड टू बी रिटन बाय ह्यूमंस एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर्स. जी हाँ, लिखेंगे तो ह्यूमंस हम लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स ही करेंगे. अ लैंग्वेज डिज़ाइन टू बी रेड बाय ह्यूमंस एंड रिटन बाय कंप्यूटर्स. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. हम लिखते हैं, कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट करते हैं. अ लैंग्वेज डिज़ाइन टू बी रेड एंड रिटन बाय ह्यूमंस एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर्स. सो ऑप्शन ई सबसे बेहतर ऑप्शन है जो पूरे पर्पस को डिफाइन करती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ा सा एक पेज के ऊपर इसमें से गुजरता जाऊंगा. इस सारे कंटेंट में से हम एक बार गुजरेंगे. आपको जहाँ पे कोई भी बात कंफ्यूजिंग लगे, आपको लगे कि कोई भी बात जो है उसको आपको आपको उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है, आपको उसको समझने में दिक्कत है, आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं वहाँ पे, राइट. ओके सर. ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमें ये पता हो कि हमने पाइथन को चलाने के लिए करना क्या है.
सो व्हाट वी नीड इज़, हमें पाइथन का इंटरप्रेटर चाहिए होता है। अगर हम गूगल में लिखते हैं डाउनलोड पाइथन, वेट इट्स लिटिल स्लो, सो डाउनलोड पाइथन लिखा मैंने। सो जनरली जो पहला लिंक आपको मिलता है वो मोस्ट रेलेवेंट लिंक होता है गूगल के अंदर पाइथन को डाउनलोड करने के लिए। सो दिस इज़ द लिंक, आई गो ऑन टू दिस लिंक, python.org इज़ द वेबसाइट, जहाँ डाउनलोड्स के सेक्शन में हमें ये लेके जाएगा। तो डाउनलोड्स के सेक्शन में हम देखेंगे, आमतौर पे आप में से ज़्यादातर लोग विंडोज़ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो विंडोज़ के ऊपर जो है इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है और चलाना बहुत आसान है। सो आपको यहाँ पे जो लिंक मिल रहा है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ डाउनलोड पाइथन 3.9.6। जब हमने शुरू किया था तो प्रॉब्ली इट वाज लिटिल डिफरेंट वर्जन, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे मिले आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, राइट। 3 की सीरीज़ का कोई भी वर्जन हो, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, लाइक दिस। इट कुड बी ऑन द बॉटम हियर और ऑन द टॉप हियर, जहाँ पे डाउनलोड होगी, ठीक है। सो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग फाइल, दिस मे बी 25-28 MB की फ़ाइल है शायद ये। सो वी जस्ट सी हाउ मच इट इज़ 24.8 MBs। So we just let it download. So once it is downloaded, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लाइक मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इट शुड स्टार्ट इट्स execution. So we run this app. So it is like install now. आप यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी क्लिक कर देते हैं, add Python 3.9 to path. इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है, और इन दी एंड इसकी इंस्टॉलेशन जब ख़त्म होगी आप सिंपली इसे फिनिश कर देंगे, दैट विल कंप्लीट योर इंस्टॉलेशन। अच्छा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट, सो वी आर नॉट इंस्टॉलिंग इट अगेन। Sorrowfully it is gone a little slow, so we let it move. Okay. अच्छा, जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो इसको चलाने के लिए आप इसी एप्लीकेशन जो फाइल है इसको दोबारा नहीं चलाते। लाइक अगर मैं यहाँ डाउनलोड्स में जाऊँ तो यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, इसी को दोबारा नहीं चलाना आपने, आप अपने स्टार्ट मेन्यू से जाकर IDLE को चलाते हैं, राइट। सो यू गो टू दिस, आप स्टार्ट में लिखते हैं IDLE। सो आपको इसको एग्जीक्यूट यहाँ से करना होता है इंस्टॉलेशन के बाद, उसी फाइल को दोबारा नहीं चलाना होता। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते रहे हैं कि वो एक फ़ाइल जिसको इंस्टॉल करने के लिए चलाते हैं उसी को दोबारा क्लिक करते हैं और वो दोबारा इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं। तो वो इंस्टॉल जब हो जाती है तो उसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना हमने, बल्कि वो इंस्टॉल्ड फाइल जो होती है वो हमें यहाँ स्टार्ट मेन्यू में मिल जाती है। आप IDLE टाइप करेंगे तो ये IDLE या Python 3. whatever that version is वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। इसको चलाएंगे, जब आप इसको चलाएंगे तो आपके पास, इसके अलावा अगर आपके पास ये फैसिलिटी वक्ती तौर पे मैसर नहीं है कि आप वो सब चीज़ें जो हैं डाउनलोड करके इसको चलाएं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप पाइथन करें,
पाइथन को अगर आप ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी जहाँ पे आप पाइथन को ऑनलाइन भी चला सकेंगे. सो दिस इज़ programiz.com. ठीक है. उसके अलावा python.org के ऊपर भी ऑनलाइन GDB पे भी है. सो वी जस्ट सी कि आप यहाँ पे पाइथन का कोड अगर लिखते हैं, लाइक यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अगर आप इसे रन करते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाती है. आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके पास ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे ये अवेलेबल है. ये पाइथन 2 को इस्तेमाल कर रहा है, सो बेटर है कि आप पाइथन 3 इस्तेमाल करें. इसको भी अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी आपको इसका जवाब ऑब्वियसली दे देगा, राइट. और इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी आपके पास ये अवेलेबल है. यहाँ लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है पाइथन 3 अवेलेबल है. यस इट इज़ पाइथन 3. सो आप इसको भी यहाँ से रन करेंगे अगर, आपको यहाँ नीचे आउटपुट नज़र आ रही है. तो आप ऑनलाइन भी पाइथन को अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो चला सकते हैं. ओके. चलिए अब ये हमसे नाराज़ ही रहेगा. Just see if I can stop it somehow. So it's gone now. सो आइडियली को यूज़ करने के लिए हमने जो सबसे पहली एग्जांपल देखी थी कि हम इसको एज कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वी राइट 2 + 2 इट गिव्स अस 4, राइट, एंड एनीथिंग लाइक दैट. सो वी नो वी कैन यूज़ इट एज अ कैलकुलेटर. जो पहला क्विज इसमें हमने देखा था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स आउट द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 वीक. तो हमें एक ऐसी पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है जो नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 वीक्स प्रिंट करे. आई टोल्ड यू दिस कि जब आपको कोई काम करना होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस काम को, स्टेटमेंट को इतने अच्छे तरीके से रिपीटेडली पढ़ लें कि आपको ये समझ आ जाए कि आपको क्या करना है. अक्सर हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम एक स्टेटमेंट को पढ़ते ही उसको सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं. ऐसा नहीं करना होता. जब हम पढ़ते ही सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं तो वो हमें बहुत बड़ा टास्क लगता है. हमें लगता है कि हमसे ये नहीं होगा. इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू डाइजेस्ट द प्रॉब्लम. आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसकी स्टेटमेंट को, उसे हज़म कीजिए, उसके बाद यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से कि आपको करना क्या है. तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स आउट, तो हमें कुछ प्रिंट करना है, दैट प्रिंट्स आउट द नंबर ऑफ मिनट्स प्रिंट करने हैं इन 7 वीक्स, 7 हफ्तों में. सो वी गो हियर, वी से we need to print the number of minutes in 7 weeks. So we start with 7. We have 7 weeks. Each week has 7 days. So there are 49 days. Each day has 24 hours. So there are 49 into 24 hours minutes. So this is the right statement to print the number of minutes in 7 weeks. So there are 7 weeks. Each week has 7 days. 24 hours and each hour has 60 minutes. So this is the statement that will print out the number of minutes in 7 weeks. अगर हमें तो we will simply say like this, right? So we have 7 days, each day has 24 hours and each hour has 60 minutes. So you understood, I hope you understood this. We have already been through this. Okay. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी हमने ये बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आम लैंग्वेजेस की तरह अपनी एक ग्रामर रखती हैं. जैसे आपको वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, आर्टिकल, ये सब चीज़ें प्लेस करने के ख़ास कायदे कानून होते हैं. अंग्रेज़ी में उसके अपने कायदे कानून हैं, उर्दू के अपने हैं. इसी तरीके से अगर आप किसी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी बात करेंगे तो उसके अंदर भी जो स्टेटमेंट्स हैं
उनको लिखने की ख़ास ग्रामर है, स्टेटमेंट्स को मिला के जब आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो ये ग्रामर की कुछ बुनियादी सी बात भी हमने इसके बारे में यहाँ पे की थी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लेटर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। फिर जो आप न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस की ग्रामर आमतौर पर बिल्कुल वही होती है जो आपने आम मैथमेटिक्स में फॉलो की होती है। जब आप खासतौर पे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको अरिथमेटिक स्टेट ताज़ा हो जाता है कि आप जब पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं या ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या फ़र्क होता है। प्लस और माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर उनका क्या जवाब आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड ऑल दैट, राइट। सो ये बेसिक अरिथमेटिक नोशन जो है ये बिल्कुल ऐसे ही पाइथन के अंदर भी। और जो प्रेसिडेंस होती है, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, एडिटिव ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस कम होती है। और अगर प्रेसिडेंस सेम हो तो लेफ्ट से राइट पे जो ऑपरेटर पहले होगा उसको पहले इवैल्यूएट किया जाता है। सो वी आर अवेयर ऑफ दिस। Then we were asked to write Python code to print out how far light travels in centimeters after 1 nanosecond using the multiplication operator. So write Python code to print out, हमें अगेन कुछ प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? हाउ फार लाइट के रोशनी कितना फासला तय करेगी इन सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब रोशनी की रफ्तार जो हमें दी गई होती है वो मीटर्स पर सेकंड में दी होती है, तो हमें मीटर्स में नहीं बल्कि सेंटीमीटर्स में बताना है कि वो कितना फासला तय करेगी आफ्टर 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड के बाद। अच्छा, अब हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ये, हम आमतौर पर इसको राउंड करता है ये, लेकिन ये रफ्तार जो है ये मीटर्स पर सेकेंड में है और हमें बतानी है ये रफ्तार सेंटीमीटर्स पर नैनो सेकेंड्स में, पर नैनो सेकेंड में, 1 नैनो सेकेंड में, ठीक है। सो अब इसका पहले हम ये करते हैं कि हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये मीटर्स हैं तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर्स के बन गए सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, ये है वो फासला जो रोशनी 1 सेकंड में तय करेगी। लेकिन हमें ये बताना है कि रोशनी 1 सेकंड नहीं बल्कि 1 नैनो सेकंड में कितना फासला तय करेगी। हम इसको यूं करते हैं कि तरतीब से कर लेते हैं। वी से दैट अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो फासला आएगा, ये आ जाएगा कि रोशनी इतने सेंटीमीटर्स का फासला 1 मिली सेकेंड में तय करेगी, ठीक है। अगर हम इसमें मज़ीद 3 सिफर ऐड कर दें तो ये मिली सेकेंड की बजाय माइक्रो सेकेंड बन जाएंगे। तो ये वो फासला है सेंटीमीटर्स में जो रोशनी 1 सेंटीमीटर में तय करेगी, सॉरी 1 माइक्रो सेकेंड में तय करेगी। और अगर इसमें हम 3 ज़ीरो मज़ीद ऐड कर दें तो ये वो फासला आएगा जो ये 1 नैनो सेकेंड में तय करेगी। सो वी हैव मिली सेकेंड्स विच इज़ 1000th of a second, and we have microsecond which is over 10 raised to power 6, and then we have nanosecond which is nanosecond here na, yes, which is 10 raised to power 1 over 10 raised to power 9. So this is almost 30 सेंटीमीटर्स। तो रोशनी 1 माइक्रो सेकेंड में तकरीबन 30 सेंटीमीटर्स का फासला तय करेगी। एज वेल, अभी तक कोई सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड, पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं सर, कोई सवाल नहीं सर। ओके सर, कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। आमतौर पर जब हम लाइक मैथ के अंदर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते रहे, तो जब हमें प्रोग्राम के अंदर कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, तो हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम वेरिएबल्स बना लेते हैं और उन वैल्यूज़ को उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो आमतौर पे ये भी हमने ये कहा था कि वेरिएबल का नाम हमेशा हमें वैसा ही रखना चाहिए जिस किस्म की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अपना वज़न जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं वेरिएबल का नाम वेट रख लेता हूँ। For example, I say that I am 80 kgs, right? So we say that there is a variable named weight and it has the value 80. तो हम कहते हैं कि वेरिएबल एक नेम वैल्यू पेयर होता है, यानी वेरिएबल का एक नाम होता है
और एक उसको वैल्यू दी जाती है। आप महज वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते वैल्यू के बगैर। आपको जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ज़रूरी है कि आप उसको कोई वैल्यू भी दें, वरना पाइथन इसको रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, वो आपको वेरिएबल इस तरीके से बगैर वैल्यू के डिक्लेयर नहीं करने देगा। तो आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और उसको कोई वैल्यू दे देंगे। दिस इज़ हाउ वी डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स के बारे में भी हमने बात की थी कि वेरिएबल के नाम रखने का रूल क्या होता है कि आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए। और एक शर्त उसमें मजीद ये होती है कि पहला कैरेक्टर नंबर नहीं होगा। इट कैन बी एन अंडरस्कोर, इट कैन बी एन अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल, बट इट कैन नॉट बी अ नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखें तो हमने स्पीड ऑफ लाइट को एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो हमने वेरिएबल का नाम भी स्पीड अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर लाइट रख लिया। ओके, next is write Python code to print out how far light travels in a year। बेटा अपना माइक बंद कर दें। So we need to print out how far light travels in a year। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे ये की कि हमने एक वेरिएबल बना लिया स्पीड ऑफ लाइट, राइट। अब बजाय इसके कि हम ये वैल्यू लिखें, हम इस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, इससे हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी। अच्छा, सवाल क्या था हमारा? राइट पाइथन कोड टू प्रिंट आउट हाउ फार लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, कि रोशनी एक साल में कितना फासला तय करेगी। ठीक है। सो अब हमें मालूम है कि ये जो फासला है, ये रोशनी कितने टाइम में ट्रैवल करती है? 1 सेकंड में। दिस इज मीटर्स पर सेकंड। तो ये मीटर्स में फासला है और ये 1 सेकंड में तय करती है, जबकि हमें ये बताना है कि 1 साल में कितना फासला तय करेगी। इसका मतलब क्या है? ये सेकंड्स में है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, 24 घंटे का 1 दिन होता है, 52 हफ्ते का 1 साल होता है। आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप सॉरी, जो 24 दिन का 1 घंटा होता है, आप यूँ कह लें कि 30 दिन का 1 महीना होता है। 1 साल में 12 महीने होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू फॉर एग्जांपल। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि 7 दिन का 1 हफ्ता होता है और 52 हफ्ते का या जितना भी है वो 1 साल होता है। सो यू more or less you will get the same value for that। So got it? आप ये भी कर सकते हैं यस सर। सेकेंड्स इन ईयर, कि आप एक वेरिएबल बना लें कि 1 साल में जितने सेकंड होते हैं। हम कहते हैं जी 60 ज़रब 60 ज़रब 24 ज़रब 7 ज़रब 52। ठीक हो गया। और अब आप दिस इनटू सेक इन ईयर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो यू विल गेट द सेम आंसर। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। वेरिएबल्स, ज़ाहिर है नाम से ज़ाहिर है कि वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो किसी स्टोर पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जहाँ पे जूते सेल किए जाते हैं, तो किसी प्रमोशनल पीरियड में एक जूते की वैल्यू में प्राइस में अगर तब्दीली आती है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया जा सकता है। सो इट वॉज प्रीवियसली 3000, इट कैन नाउ बी 2000, राइट। सो next we have this little quiz which is asking us what is the value of hours after running this code। कि अगर हम hours इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो hours की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ये देखें, hours एक वेरिएबल है जिसको शुरू में 9 दिया गया है, बाद में लिखा गया hours इज इक्वल टू hours प्लस 1। तो अगर आप ये लिखते हैं hours को आपने शुरू में दिया 9, तो अगर आप प्रिंट करेंगे hours को तो इसमें क्या होगा? ज़ाहिर है 9, राइट। सॉरी,
सो अगर आप अब करते हैं आर्स इज़ असाइंड आर्स प्लस 1, सो अब आर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ाहिर है उसमें एक का इजाफा कर दिया आपने तो ये 10 हो जानी चाहिए। और आखिर में आप क्या करेंगे, आर्स इज़ इक्वल टू आर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, सो आर्स इज़ इक्वल टू आर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। अब वैल्यू क्या होनी चाहिए आर्स की, 20. it should be 20, right? So the correct option is this D, 20. Okay. Next example is that write Python code that defines the variable age to be your age in years. Prints out the number of days you have been alive. If you don't want to use your real name, feel free to use any age instead. अच्छा, अब आप हमें करना क्या है, जो स्टेटमेंट हमें एक लाइन, पहली लाइन के अंदर में अपना हमारा टास्क बताया गया कि राइट पाइथन कोड दैट डिफाइंस द वेरिएबल एज टू बी योर एज इन ईयर्स। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है एज के नाम से, और उसको हम अपनी एज ईयर्स में असाइन कर देते हैं। सो से आई एम 39 years old, आई से एज इज असाइंड 39, एंड देन प्रिंट्स आउट द नंबर ऑफ डेज यू हैव बीन अलाइव। और इसको प्रिंट क्या करना है कि मैं कितने दिन से ज़िंदा हूँ। तो 39 बरस, और हर बरस में 365 दिन होते हैं। तो इफ़ आई प्रिंटेड लाइक दिस, आई कैन से दैट आई हैव बीन अलाइव फॉर 14,235 डेज। हम इसको यूँ भी लिख सकते थे कि एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में से 30 दिन होते हैं। तो आप इसको यूँ लिख लें, वट एवर। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक और वेरिएबल डिफाइन कर लें, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, उसको 365 दे दें और एज इनटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस दैट हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ वी असाइन इट अ वैल्यू, राइट। कब वेरिएबल बनाना चाहिए ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। आप उसको अकॉर्डिंगली देख के तब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। Okay, ji, any questions so far? Then we will move to strings. No, sir. I'm just taking a pause of a minute or so for you to think. 1-1.5-2 मिनट में सोचिए, अगर किसी का कोई भी किसी के जहन में कोई बात आती है तो आप पूछ सकते हैं। Then I will move on to strings. ओके जी, सो वी कंटिन्यू विथ स्ट्रिंग्स नाउ। अभी तक जो डेटा हम देख रहे थे वो बेसिकली न्यूमेरिक डेटा था, ठीक है। लेकिन डेटा हमेशा न्यूमेरिक नहीं होता, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा के साथ डील करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपने नाम के बारे में बात करनी है तो जो न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं, वो मेरा नाम डिस्प्ले नहीं कर सकते। सो टू प्ले विद कैरेक्टर टाइप डेटा वी हैव द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। So a string is a sequence of characters surrounded by quotes, either single or double. तो string एक sequence of characters है और उस sequence of characters को शनाख्त के तौर पर हम single quotes या double quotes में लिख सकते हैं, ठीक है। मिसाल
मिसाल के तौर पे दिस कैन बी ए स्ट्रिंग, हाय देयर, राइट, दिस कैन ऑल्सो बी ए स्ट्रिंग, अगर आप इसे डबल कोट्स में बंद कर दें, राइट। हाँ, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपने अगर डबल कोट्स को यहाँ इस्तेमाल किया तो आप दरमियान में कहीं और डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने कहा कि ये कोट्स शनाख्त के लिए हैं। ये तो कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन डबल कोट नहीं कर सकते। तो अगर आप अंदर डबल कोट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाहर सिंगल कोट्स इस्तेमाल कर लें, या अगर आप बाहर डबल कोट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल नहीं कर सकते, राइट। सो यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रीटी वेल। ओके, और अगर हम एक स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहें तो इट विल प्रिंट सिंपली हेलो, राइट। और अगर मैं ये प्रिंट करूं तो क्या आएगा? कैन एनीबॉडी टेल? एरर आएगा सर। We will receive a name error here because compiler, the interpreter is expecting it to be a name, right? अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये कोई वेरिएबल होना चाहिए, जबकि हमने हेलो के नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें एक इंटरप्रेटर कहता है नेम एरर, नेम हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। ये किस सूरत में काबिल कबूल था कि हेलो कोई वेरिएबल होता, उसकी कोई भी वैल्यू होती, हाँ वो स्ट्रिंग ही होती, हाँ वो नंबर होती, उस सूरत में अगर हम हेलो को प्रिंट करते तो वो वैल्यू को प्रिंट कर देता। अदरवाइज इट इज़ एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ वेरिएबल एंड सिंस इट इज़ नॉट डिफाइंड एज अ वेरिएबल इट सेज नेम एरर, नेम हेलो इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं ऐसे कर दूँ अब क्या प्रिंट होगा? हेलो। अब हेलो प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज हेलो वेरिएबल का नाम भी है जबकि उसकी वैल्यू भी हेलो ही है। सो दैट्स ओके, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट डोंट डू इट, इट विल मेक थिंग्स कंफ्यूजिंग। यू कैन ईजिली क्लासीफाई कि इनमें से कौन सी वैलिड पाइथन स्ट्रिंग्स है और कौन सी नहीं है। क्या ऑप्शन ए वैलिड है? जी हाँ, दैट्स वैलिड बिकॉज ये डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है। ऑप्शन बी वैलिड है? नहीं, because it starts with a single quote and it doesn't end with a single quote, so it's not a valid string. Option C भी valid नहीं है because it starts with a double quote and it doesn't end, right? Option D भी valid नहीं है because इसके ऊपर quotes नहीं लगी हुई। और option E? ये वाला नहीं है सर। ऑप्शन ई को अगर हम यूं देखें कि शुरू और आखिर में सिंगल कोट है और यहाँ डबल कोट है तो फिर ये एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, दैट्स ओके, राइट। लेकिन अगर हम इसको यूं देखें कि शुरू में डबल कोट और फिर सिंगल कोट है, ठीक है, देन इट इज़ एन इनकम्प्लीट स्ट्रिंग, ठीक है। तो जिस किस्म की कोड से आपने स्ट्रिंग को शुरू किया है उसी किस्म की कोड से आप उसको क्लोज करेंगे और दरमियान में कहीं उसी तरह की कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप उस स्ट्रिंग को एक वैलिड मीनिंग देना चाहते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। Okay, so the next question is define a variable name and assign to it a string that is your name. तो हम name के नाम से एक variable define करते हैं and we give it a name. For example, my name is so good to go. If I print this string now, this will give me very likely, right? स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट भी किया जा सकता है, जैसे आम तौर पे दो नंबर्स के दरमियान अगर आप एडिशन ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो उन दोनों नंबर्स का सम आपको मिल जाता है। लेकिन अगर यही एडिशन ऑपरेटर आप दो स्ट्रिंग्स के दरमियान इस्तेमाल करें तो आपको पता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को तो आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, नंबर्स को ही ऐड किया जा सकता है। तो अगर आप स्ट्रिंग्स के दरमियान प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट हो जाएंगी, वो दोनों स्ट्रिंग्स जुड़कर एक स्ट्रिंग बन जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप यूं लिखें हेलो अतीक, तो दिस विल बिकम वन स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको फॉर्मेटिंग के अतबार से नज़र आएगी कि इसके दरमियान स्पेस नहीं है, तो ज़ाहिर स्पेस अगर आप डालेंगे तो ही आएगी। यहाँ स्पेस डाल दें तो भी ठीक है, यहाँ डाल दें तो भी ठीक है, इट मीन्स द सेम, एक स्पेस बीच में आ जाएगी, राइट। और एक तीसरा तरीका ये है कि आप स्पेस यूँ भी डाल सकते हैं,
it means the same thing. तो just as an example, मैं एक string define करता हूँ salutation, and in that I store hello. Hello is a kind of salutation, and I define a variable name, and I give it the value t. And now if I print salutation plus name, this will print hello Atiq for me. And again I have that problem that I don't have a space in there, so I will have to put a space myself. So this become like this. स्ट्रिंग्स और नंबर्स को कंकैटिनेट नहीं किया जा सकता. अगर आप यूं लिखें प्रिंट नेम प्लस 9, तो ये कहेगा ही कि स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं कर सकते. हाँ, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अगर आप एक स्ट्रिंग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट कर दी जाती है. लाइक यू सी दिस नेम अतीक इज रिटन रिपीटेड 9 times here. Next very important thing is indexing the strings. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो you can ask. नो क्वेश्चन सर. अभी कितने लोग मौजूद हैं? 28, 9. Okay, there are 35 people, so I hope everybody is going good with it. Okay, so next very important thing is जहाँ से प्रोग्रामिंग थोड़ी सी ज़्यादा मीनिंगफुल होती आपको नज़र आएगी, वो है कि हम स्ट्रिंग्स को इंडेक्स कर सकते हैं. अब आपने देखा कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो कैरेक्टर्स का मजमूआ है. तो सवाल ये है कि क्या हम उनमें से एक एक कैरेक्टर को अलग अलग शनाख्त दे सकते हैं, क्या उनको अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप हर स्ट्रिंग में से एक एक चीज़ को अलग अलग एक्सेस कर सकें. मिसाल के तौर पे ये एक स्ट्रिंग है, मैं इसका पहला कैरेक्टर अगर एक्सेस करना चाहूँ तो ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करें, 0 लिखें. ठीक है. स्ट्रिंग्स के बेसिकली जो ये कैरेक्टर्स होते हैं, इनकी लोकेशन काउंट हमें दस्तयाब होती है 0 से ऑनवर्ड. सो दिस इज़ एट 0, दिस इज़ एट 1, दिस इज़ एट 2, 3, 4. तो अगर मैं स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर एक नंबर लिखूँ तो उस लोकेशन पे पड़ा हुआ कैरेक्टर मुझे मिल जाना चाहिए. ये स्ट्रिंग लिटरल है. लिटरल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप वैल्यू को एज इट इज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको लिटरल कहते हैं, जबकि आप इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे आप नेम के अंदर अतीक को स्टोर कर लें, जो हमने पहले भी किया हुआ है. डू इट अगेन, राइट. तो अगर आप नेम 0 लिखेंगे दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ये भी आपको यही देगा. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इस लाइन का और इस लाइन का क्या मतलब है और ये सेम क्यों है, राइट. सर जी सर दोबारा बताइएगा. ये क्या सर ये मतलब आपने नेम जो नेम का सर 0 पे एन नहीं आया मेरे होगा. ओके, देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये है अहम चीज़ जो आपको नोटिस करनी है. दिस इज़ अ लिटरल, ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है. इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है? जीरो. इस वेरिएबल नेम के अंदर क्या स्टोर्ड है? अतीक के इक्वल रखा तो इसलिए वो नेम इस वेरिएबल शो करेगा. इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है? स्ट्रिंग सर. राइट. सो ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद, सो आप लिटरल को लिख के एक्सेस करेंगे या वेरिएबल को लिख के एक्सेस करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू विल एक्सेस द सेम थिंग. गॉट इट? ओके सर. ओके सर. ओके ओके. इसी तरीके से अगर आप 1 लिखेंगे तो दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो तीसरा कैरेक्टर आ जाएगा, 3 लिखेंगे तो चौथा कैरेक्टर आ जाएगा, और 4 लिखेंगे तो 5वां कैरेक्टर आ जाएगा. और 5 लिखेंगे तो ये कह देगा जी इतने इंडेक्स स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करते, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स 4 तक ही एग्जिस्ट करते थे. अगर हम आखिरी कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं तो -1 लिखिए, आखिरी कैरेक्टर आ जाएगा.
-2 लिखें, सेकंड लास्ट आ जाएगा। -3 लिखें, थर्ड लास्ट आ जाएगा। -4 लिखें तो ये आ गया, राइट। और -5 लिखें तो पहला कैरेक्टर आ गया। और अगर आप -6 लिखेंगे तो ये फिर वही कहेगा कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो आपके पास पॉजिटिव इंडेक्सेस को इस्तेमाल करने की सहूलत भी मैसर है और नेगेटिव इंडेक्सेस को इस्तेमाल करने की सहूलत भी मैसर है। सर जी सर यहाँ से हम मतलब 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते जब नेगेटिव करेंगे? बेटे 0 तो एक ही होता है ना, 0 2 तो नहीं होते। जी सर। 0 प्लस माइनस तो नहीं होता ना। जी सर, मतलब अगर हमने उल्टे सर काउंटिंग किया, जब नेगेटिव पॉजिटिव में स्टार्ट करेंगे तो 0 स्टार्ट करेंगे, अगर नेगेटिव तो 1 से स्टार्ट करेंगे। देखें 0 एक ही होता है ना, ये 0 लिख दिया, ठीक है। 0 2 नहीं हो ठीक है। सकते, ठीक है। अब आप 1 2 3 4 कर सकते हैं, -1 -2 कर सकते हैं, -0 नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ओके। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन गिवन द वेरिएबल। अब ये जो है ये आपका समझ लें कि पहला कदरे एक डिमांडिंग क्विज है। गिवन द वेरिएबल s इज इक्वल टू एनी स्ट्रिंग, विच ऑफ दीज पेयर्स आर टू स्ट्रिंग्स विद द एग्जैक्ट सेम वैल्यू। आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, हम कहते हैं जी चलें एक s के नाम से एक स्ट्रिंग ली, ABC, हमने इसमें ABC स्टोर कर दिया, ठीक है। नाउ वी से विच ऑफ दीज पेयर्स आर टू थिंग्स, which of these pairs are two things with the exact same value? So the first option is s3 s1 plus 1 plus 1, right? So if we write sorry s3 इसमें होगा नहीं, हम थोड़ी सी ज़रा बड़ी string ले लेते हैं just to make it a b c d e, right? So s3 हमें क्या देगा? C. D. Sir, D. It will give us D because the counting starts with 0. So 0 is A, 1 is B, 2 is C, and 3 is D, right? And if I write S 1 plus 1 Sir? plus 1, जी सर इसको कैसे पता लगा कि हमने सेकंड वाले एस में से वो प्रिंट करना है फिर फर्स्ट में से एस? जो बेटा लास्ट आपने एस डिफाइन किया है ना, एस की जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी। एस की दो वैल्यूज नहीं होगी कभी भी, एस की एक ही वैल्यू होगी और वो लेटेस्ट वैल्यू होगी जो आपने असाइन की होगी। मिसाल के तौर पे जब आपने ये लिखा था तो एस में ABC आ गया, जब आपने ये लिख दिया तो अब पुराना एस खत्म हो गया, अब आपके पास ABCDE नया एक ही एस है। देयर विल नेवर बी टू एस, राइट? ठीक है, राइट सर। सो अगर आप लिखते हैं S1 plus 1 plus 1 तो इसका जवाब क्या होगा? अब ये भी इवेल्युएट होकर 3 ही बनेगा। दिस इज द सेम एज यू राइट S3, राइट? दिस विल ऑल्सो गिव अस दिस D, राइट? राइट सर। सो दैट मीन्स कि अगर आप इस स्ट्रिंग के एतबार से बात कर रहे हैं तो दिस एंड दिस बोथ रिजल्ट इन द सेम, राइट? अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है S और उसके अंदर कोई वैल्यू है तो आप S3 लिखें या S1 plus 1 plus 1 लिखें, दोनों का जवाब उस स्ट्रिंग पे सेम ही होगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ऑप्शन बी है, उसमें आपको दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, S of 0 एंड देन S plus S of 0। अच्छा, अब अगर हम S0 लिखें तो क्या आएगा? ए सर। A, the first character, right? It is here, A, right? और अगर हम लिखें S plus S, अब आप जानते हैं कि जब आप S plus S लिखते हैं तो बेसिकली स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाती है ना। S plus S क्या बनेगा? A B C D E और उसके बाद दोबारा S लिखा जाएगा A B C D E, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं S plus S और इसके आगे 0 लिख दूं तो क्या आएगा?
सर अगेन ऐसा आएगा। ए आएगा तो भी first। ए ही आएगा, बिकॉज अगर आप इस स्ट्रिंग को 2 बार रिपीट भी कर लें तो इससे पहले कैरेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पहला कैरेक्टर तो वही रहेगा जो पहले था, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो पहले कैरेक्टर को कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस विल अगेन, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शंस भी इक्विवेलेंट हैं। सर वो ब्रैकेट वाला में एस प्लस एस क्यों नहीं प्रिंट करेगा? जी बेटा, लास्ट में आपने लिखा है एस प्लस वन और ब्रैकेट में 0। सर स्टार्ट में जो आपने एस प्लस एस लिखा हुआ है तो वो प्रिंट क्यों नहीं करेगा? वो भी तो हमने से कहा है ना, नीचे वाला सर नीचे, हम्म, वो भी तो प्रिंट हमने करने को कहा है ना कि एस प्लस वन एस प्लस एस। हमने उसे एस प्लस एस प्रिंट करने को नहीं कहा, हमने कहा जी एस प्लस एस के 0th कैरेक्टर को प्रिंट करें। ठीक हो गया सर, ठीक है। ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप इसको यूं कह दें डायरेक्टली कि आप इसका 0th कैरेक्टर प्रिंट कर दें, ठीक, या आप ओके इसे सर। ये कह दें कि इसका 0th कैरेक्टर प्रिंट कर दें। ओके सर। अच्छा, उसके बाद तीसरी ऑप्शन है आपके पास S0 प्लस S1। अब S हम जानते हैं क्या है, ABCDE। अगर मैं लिखूं S0 तो क्या आएगा? ए सर। और A। S1, बी और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आएगा? ए बी। ए बी स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएगी, ए बी आएगा, करेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर मैं लिखूं S0 प्लस 1 तो क्या आएगा? ए बी। ए बी बी सर। ए बी कैसे आएगा? सर 0 पे ए नहीं है। बी आएगा सर। बी आएगा सर। बी आएगा सर। जब आपने ये लिखा था तो क्या आया था? 3 सर। डी। सॉरी सर बी आएगा। सो यहाँ भी 0 प्लस 1 ऐड हो जाएंगे, ये ऐसे ही आ कि आप S1 लिख दें सिर्फ, राइट, यानी इस पे लिख के भी यही आएगा, S1 लिखेंगे तो भी यही आएगा, ओके सर, राइट। राइट। इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शंस इक्विवेलेंट नहीं है। आपने S0 प्लस S1 अलग अलग लिखा तो इसने इस कैरेक्टर को लिया और इस कैरेक्टर को लिया, उन दोनों को ऐड करके एक स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दी और ये जवाब आया। लेकिन जब आपने यूं लिखा तो 0 प्लस 1 ऐड होके 1 बन गया और उसका एक ही जवाब आएगा। सर हम वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहे, हम तो वेरिएबल की लोकेशन दे रहे हैं ना उसको। अब बेटा रेफरेंस से बात करें, किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? सर 0 प्लस 1 जो आपने बी प्रिंट जी किया है, जी जी। सर हमने वैल्यू को ऐड तो नहीं किया, हमने सर वो लोकेशन बताई है कि किस 0 लोकेशन पे वो प्रिंट हो और प्लस 1 पे प्रिंट हो, वो प्रिंट हो, तो ए भी प्रिंट होना चाहिए। बेटा आप जब भी 0 प्लस 1 करेंगे उसका एक ही मतलब होगा। 1। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। ओके सर। So we were talking about 0 plus 1, right? Remember, whenever you have blank 0 plus 1, that will always be evaluated as an expression. 0 plus 1 का कोई और मतलब नहीं होगा, हमेशा ये एक एक्सप्रेशन के तौर पे evaluate होगा। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है, ये आपको समझना है, ठीक है। इस लाइन में आप ये कह रहे हैं, ये जब हम इंडेक्स करते हैं ना स्ट्रिंग को, इंडेक्स में हमेशा एक नंबर दिया जाता है। दिस इज द रूल दैट यू विल ऑलवेज हैव वन इंडेक्स दैट यू विल बी एक्सेसिंग, ठीक है। अब अगर आप 0 प्लस लिख दें, 1 लिख देंगे, वो उसको 0 प्लस को ऐड करके एक इंडेक्स बना लेगा। आप 1000 जमा 2000 लिख देंगे, वो उसको 3000 बना देगा। सो देयर विल ऑलवेज बी वन नंबर व्हाइल यू विल बी एक्सेसिंग अ स्ट्रिंग। सो जब आप इंडेक्सिंग शुरू करते हैं और आप ये समझ लेते हैं कि आप स्ट्रिंग के इंडेक्स में, इंडेक्स एक ही होता है एक कैरेक्टर का, ठीक है,
वो रेंज नहीं होती। सो जब आप ये कहते हैं कि एक इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप इसमें दो नंबर्स की एडिशन भी कर देंगे तो वो अल्टीमेटली इवैल्यूएट होके एक ही नंबर बनेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। Okay, so the next example is this S1 and then S plus ITY1. So we write this like S1 तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या आएगा, दैट इज B। लेकिन अगर मैं यूं लिखूं S plus ITY1, अब क्या जवाब आएगा? अब S में क्या है? A B C D E। S में क्या है? A B C D E। जब S में आप I T Y ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? A B C D E I T Y। और इसकी लोकेशन 1 पे क्या पड़ा हुआ है? ए सर, बी। इट इज अगेन B, इट डजंट रियली मैटर, ठीक है? ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये भी सिचुएशन जो है वो आपको सेम रिजल्ट देगी। हाँ, इसमें एक फर्क है। फर्ज करें S में सिर्फ एक कैरेक्टर है, S इज इक्वल टू C। अब हम जानते हैं S, हाँ, अब हम जानते हैं कि S ऑफ 1 अगर हम लिखेंगे तो हमें एरर आएगा कि वो कहेगा S में एक ही कैरेक्टर है, आप 0th इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, 1 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब आप यूं लिखेंगे तो अब ये CITY बना के I दे देगा आपको। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा है तो उस सूरत में तो ये सेम जवाब देंगे, वरना सेम जवाब नहीं देंगे। सो ये भी सेम है अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा हो तो। इसी तरीके से अगर आप ये लिखें S ऑफ -1, मैं इसको दोबारा, तो क्या आएगा? E सर। It will be E, the last character, ठीक है? And similarly if you write S plus S of -1 तो क्या आएगा? E सर। It will again be E। वो दोनों स्ट्रिंग्स को 2 बार लिख देगा, एक स्ट्रिंग को 2 बार लिख देगा, लेकिन लास्ट कैरेक्टर तो ABCDE का भी E ही रहेगा। सो दैट विल ऑल्सो गिव अस द सेम थिंग। अब इस क्विज का पर्पज ये था कि आप इंडेक्सेस के साथ प्ले करना सीख लें कि इंडेक्सेस जो हैं वो कैसे एक्सेस किए जाते हैं, कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। ओके, अच्छा, अब यहां तक तो था कि हम एक वक्त में एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे थे यूजिंग इंडेक्सिंग। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करें। अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहें तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन होता है। मिसाल के तौर पे हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास यही स्ट्रिंग है S इज इक्वल टू ABCDE, तो अभी एक कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए तो आप उसका इंडेक्स लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम 2 नंबर लिखेंगे और उन 2 नंबर्स के दरमियान सेपरेटर हमेशा कॉलन होगा, ठीक है? तो जब आपको रेंज ऑफ कैरेक्टर्स एक्सेस करने हैं तो आपको ब्रैकेट्स लिखकर उसके दरमियान में पहले एक कॉलन लिख देना है, ठीक है? कॉलन के लेफ्ट पे आप बताएंगे कि किस इंडेक्स से शुरू करना है और कॉलन के राइट पे आप बताएंगे कि किस इंडेक्स से पहले रीड करना ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 0 लेफ्ट पे, इसका मतलब है कि मैं 0th कैरेक्टर से रीड करना शुरू करना चाहता हूँ, और 0th कैरेक्टर क्या है इसका? A, ठीक है? और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं किस कैरेक्टर तक रीड करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो हम जानते हैं 3 पे क्या पड़ा हुआ है? 0 1 2 3, 3 पे पड़ा हुआ है D। अब ये 3 से एक लोकेशन पहले रुक जाएगा, राइट? द रूल इज दैट इट विल ऑलवेज स्टॉप द लोकेशन बिफोर 3। तो ये 0 1 2 इन इंडेक्सेस पे पड़े हुए कैरेक्टर्स को रीड करेगा, विच विल बी ABC। गॉट इट? अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये सिर्फ AB को रीड कर देगा, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये सिर्फ A को रीड करेगा, और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये कुछ भी रीड नहीं करेगा।
और इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 से बढ़ा के 4 कर दूं तो ये ए बी सी डी को रीड कर लेगा, और अगर मैं इसको 5 कर दूं तो ये ए बी सी डी ई को रीड कर लेगा। अच्छा, अब 5 से आगे आपको पता है आप जा नहीं सकते, 6 कर देंगे तो भी ए बी सी डी ई ही रीड करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर 100 भी लिख देंगे तो इट विल नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन, ये कहेगा जी आपके सारे कैरेक्टर इस रेंज में आ रहे हैं, आगे कुछ है नहीं, वो इसको इग्नोर कर देगा, एरर नहीं देगा। Any question about this? Okay, so we have a little quiz to test it out, the concept. Write Python code that prints out Udacity given the destination s is equal to Audacity. हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है s के नाम से जिसमें लिखा हुआ है Audacity, और हमें प्रिंट क्या करना है, Udacity, और यूज इस s को करेंगे हम। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि जो Udacity है उसमें ये DACITY और इसमें Audacity में DACITY ये सेम है। हमें यहाँ से A और U को निकालना है और उसकी जगह कैपिटल U डालना है, ऐसा ही है ना? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैपिटल U खुद से डालूंगा और इसके साथ कंकैटिनेट कर दूंगा s को कहाँ से कहाँ तक। अब आप ये मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिंग का स्लाइस लूँ तो ये यूडासिटी बन जाएगा। 2 से सर, 2 से जी, 8 तक सर। अगर मैं 2 से जाऊं, अच्छा अब मुझे गिनना पड़ेगा कि ये कहाँ तक कैरेक्टर बनते हैं, लेकिन चूंकि मुझे एंड तक जाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कॉलन के राइट पे कुछ ना लिखूं। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कॉलन के राइट पे कुछ ना लिखूं। अगर आपको स्ट्रिंग को एंड तक रीड करना है तो आप कॉलन के राइट पे कुछ मत लिखिए, दैट विल ऑल्सो वर्क, दैट विल ऑटोमेटिकली मीन दैट यू वांट टू रीड टिल द एंड ऑफ स्ट्रिंग। सो यू सी दैट इट डज इट फॉर अस। हाँ, अगर हम बताना चाहें तो ज़ाहिर है हमें ये बताना पड़ेगा 2 3 4 5 6 7, मुझे 8 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन इस हिच में मैं नहीं पढ़ता, मैं इसको सिंपली एम्प्टी छोड़ देता हूँ, दैट विल ऑल्सो वर्क। अगर आप -1 लिखते हैं तो आप देखें कि उसने y काट दिया, बिकॉज ये -1 से आखिरी कैरेक्टर, आखिरी जो इंडेक्स आप बताते हैं उससे पहले तक रीड करता है, तो इसने -1 को इग्नोर कर दिया, तो -1 नहीं लिखेंगे, राइट? या आप 8 लिखेंगे या खाली छोड़ देंगे। जी, एनी क्वेश्चंस? सर एक्सक्यूज मी सर, वो इशू बन गया था सर, ये आपने s को वेरिएबल लिया है ऑडेसिटी का। जी जी सर इसमें जो शुरू में a है तो नीचे जी जी, क्या कट किया? a सर कट गया ना ऑडेसिटी का, या आपने s को जो वेरिएबल वैल्यू दी है ऑडेसिटी, जी जी, तो उसमें सर आपने प्रिंट किया तो a सर कैसे कट गया? हमने कॉलम तो कोई नहीं लगाया था उसके अंदर। कहाँ पे कट गया? So again we say suppose s is, चलें s इस वक्त क्या है, ऑडेसिटी है, चलें s को ऑडेसिटी रहने देते हैं। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास ये। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉलन के राइट पे कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर ये लेगा कि आप स्ट्रिंग को एंड तक रीड करना चाहते हैं, क्योंकि आप एंड वाली लोकेशन नहीं बता रहे तो वो ये समझेगा कि आप उसको आखिर तक रीड करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप कॉलन के लेफ़्ट वाली लोकेशन भी नहीं बताएंगे तो पाइथन उसका मतलब ये लेता है कि आप शुरू से रीड, पहले कैरेक्टर से रीड करना चाहते हैं। तो इन इफेक्ट सादा s लिखना या s के आगे ब्रैकेट्स डाल के उसके दरमियान कॉलन लिखना और लेफ़्ट और राइट पे कोई रेंज ना बताना, इसका मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब है कि जब आप ये भी लिखेंगे तो ये भी पूरी स्ट्रिंग ऑडेसिटी ही प्रिंट करेगा।
ठीक है। ओके सर। अच्छा, दूसरी ऑप्शन देखते हैं, दैट इज एस प्लस एस 0 to -1 + 1। ज़रा इस पे गौर करें कि ये क्या है। अब यहां आप देखें, पहले तो आपने लिखा जी एस, एस में आपको पता है क्या आएगा, पूरी ऑडेसिटी आ जाएगी। लेकिन आप इसको कंकैटिनेट कर रहे हैं किसी और स्ट्रिंग के साथ, किसके साथ कर रहे हैं, आप कहते हैं जी एस का एक स्लाइस ले लें। शुरू कहां से करेंगे, 0 से। 0 पे क्या पड़ा हुआ है, ए, और जाएंगे कहां तक, -1 + 1 0 तक। तो आप ये कह रहे हैं कि 0 से लेके 0 तक जाएं। तो 0 से लेके जब 0 तक जाएंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा, ऑडेसिटी दिस, क्योंकि ये वाली जो है स्टेटमेंट ये आपको खाली स्ट्रिंग देगी। खाली स्ट्रिंग को जब आप ऑडेसिटी से कंकैटिनेट करेंगे तो ऑडेसिटी ही बाकी बचेगा। जी सर। ये बात समझ आ गई। जी सर। अगेन यू सी कि यहां आपने -1 + 1 लिखा है, लेकिन यहां पे चूंकि एक ही नंबर आना है तो ये इसको इवैल्यूएट करेगा, जमा तफरीक करके -1 + 1 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये, यानी इन इफेक्ट आप इसे ये कह रहे हैं, और आपको पता है s of 0 to 0 एम्प्टी आएगा। ठीक है सर सर अगर हम कॉलन ना लगाएं तो यहाँ पे तब क्या प्रिंट करेगा? बेटे, कॉलन नहीं लगाएंगे तो फिर वो एक नंबर आपसे एक्सपेक्ट करेगा ना। मसलन अगर आप यहाँ पे आप कहते हैं ये कॉलन ना लगाएं, ठीक है, सर s + s और 0 के आगे कॉलन ना लगे। एस को छोड़ देते हैं ना, अभी हम सिर्फ ये लगाते हैं, कॉलन ना लगाएं तो क्या बनेगा। मैं यहाँ कॉलन नहीं लगा रहा, आप बताइए क्या होगा अब। ऑडेसिटी सर एम्प्टी नो एरर देगा। क्या एरर देगा, जब आप ये ए प्रिंट आउट करेगा। जब आप कॉलन नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि आप स्लाइस नहीं करना चाहते, आप रेंज नहीं बल्कि एक ही इंडेक्स देना चाहते हैं। ठीक है, यानी 0 0 लिखना या 0 लिखना इसका एक ही मतलब है। एम आई राइट? ठीक है ना। राइट सर। ओके सर। अच्छा, फिर है S0 to this, ये क्या देगा, ये ऑडेसिटी पूरा, ये भी पूरा ऑडेसिटी देगा 0 से लेके एंड तक। सो दैट विल आल्सो बी इक्विवेलेंट। अच्छा, अब ये अगर लिखें, ये क्या देगा, ये भी पूरा ऑडेसिटी देगा। पूरा नहीं देगा सर। सर लास्ट में y नहीं होगा। लास्ट कैरेक्टर छोड़ देगा। लास्ट कैरेक्टर छोड़ देगा, बिकॉज अब लास्ट तक जा रहे हैं तो वो लास्ट कैरेक्टर छोड़ देगा, ऑडेसिटी का y काट देगा। सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, और ज़रा गौर से इसको वर्कआउट कीजिए कि ये क्या देगा, सर ये पूरा ऑडेसिटी देगा। ये पूरा ऑडेसिटी देगा। आप इसे कह रहे हैं जी शुरू से शुरू करो और 3 तक जाओ। 0 से शुरू करेगा, 0 1 2 AUD यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, फिर 3 से आगे ये शुरू कर देगा और आखिर तक चला जाएगा ACITY, राइट। सो जो भी उसका पूरा बनेगा ऑडेसिटी ये दे देगा। सो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, दैट मीन्स। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। डन सर। ओके, नेक्स्ट इज सो एक अहम कॉन्सेप्ट हमने अभी जो देखा, जो हमारे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस डिमांडिंग है, वो है स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्सेस को एक्सेस करना और फिर ख़ास तौर पर स्लाइसेस को एक्सेस करना, कि आप एक रेंज ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकें उसके अंदर से। ठीक है, और अब एक और अहम चीज़ जो आगे हम करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग के अंदर से कुछ पार्ट्स को तलाश करना, फाइंडिंग स्ट्रिंग्स इन अदर स्ट्रिंग्स, राइट। सो अब एक स्ट्रिंग के अंदर से अगर हम किसी और चीज़ को तलाश करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, हे कैन यू सर्च माई नेम विच इज़
सलीम। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने कुछ कैरेक्टर्स स्टोर किए हुए हैं। मैंने उसके अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हे कैन यू सर्च माई नेम विच इज़ सलीम। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं इस स्ट्रिंग के अंदर से सलीम को तलाश करूं। आपको सवाल समझ आ रहा है ना? जी सर। तो मैं स्ट्रिंग एस के Yes, sir. अंदर से सलीम को तलाश करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एस डॉट फाइंड। फाइंड एक बना बनाया मेथड है पाइथन के अंदर जो हमें दस्तयाब है, जो कुछ ख़ास काम करने की सलाहियत रखता है। क्या काम करने की सलाहियत रखता है वो अभी हम देख रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एस वो स्ट्रिंग है जिसमें हमें तलाश करना है, और सलीम वो पार्ट है, वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है जिसको हमें तलाश करना है। तो अब ये फाइंड मेथड क्या करेगा कि ये एस स्ट्रिंग के अंदर जाकर यहाँ से तलाश करना शुरू करेगा, 0 से 0 1 2 3 सो ऑन सो फोर्थ, और जहाँ जाके इसे सलीम मिलेगा तो जिस लोकेशन पे सलीम स्टार्ट हो रहा है उस लोकेशन का इंडेक्स हमें ये बता देगा। इसने बताया 36। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्ट्रिंग एस है उस स्ट्रिंग की 36वीं लोकेशन के ऊपर ये जो आप नाम तलाश कर रहे हैं ये शुरू होता है। सर इसी को दोबारा बता दें। जी, हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस, ठीक है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स स्टोर्ड हैं। तो हमने इस स्ट्रिंग में एक सेंटेंस स्टोर किया हुआ है, हे कैन यू सर्च माई नेम विच इज सलीम। आई कैन राइट एनीथिंग इन द स्ट्रिंग, राइट? मैं स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकता हूं ना। तो मैंने लिखा हुआ है, हे कैन यू सर्च माई नेम विच इज सलीम। तो मैंने अब इस स्ट्रिंग के अंदर से फर्ज करें कि मैंने सलीम को तलाश करना है, तो मैं लिखता हूं स्ट्रिंग का नाम एस, आगे डॉट, फिर आगे उस मेथड का नाम जिस मेथड के जरिए मैं इसे तलाश करूंगा। बेटा माइक बंद कर दें प्लीज। तो फिर आगे मैं उस मेथड का नाम लिखूंगा जिस मेथड के जरिए मैंने तलाश करना। वो मेथड जो मेरे लिए तलाश करने का काम करता है उसका नाम है फाइंड। सो आई विल ऑलवेज राइट दैट फाइंड हियर, ठीक है। और फाइंड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो चीज लिखूंगा जिसको मैंने तलाश करना है, और जिसको मैंने तलाश इस सूरत में करना है वो है सलीम। तो मैंने सलीम को एक स्ट्रिंग के तौर पे उसके अंदर लिखा। तो ये फाइंड मेथड क्या करेगा कि एस स्ट्रिंग के अंदर जाके SALEEM को ढूंढना शुरू करेगा। ये 0th कैरेक्टर पे देखेगा एस नहीं है, EY स्पेस CAN स्पेस, फिर आगे जाएगा तो यहाँ जाके आप देखें तो यहाँ इसको एस मिल रहा है, तो इसको होप नज़र आएगी कि यहाँ सलीम हो सकता है, लेकिन एस के आगे ए नहीं है, ई है, इसको छोड़ देगा। फिर आगे चला जाएगा, आगे जाके इसको एस यहाँ मिला, एस के बाद ये देखेगा ए है, फिर देखेगा एल है, फिर देखेगा ई है, फिर देखेगा ई है, फिर देखेगा एम है, कहेगा जी सलीम मिल गया। और सलीम जो है वो लोकेशन नंबर 36 से शुरू होता है। आप इसे काउंट करेंगे, अगर यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। So this is here it is starting. सर जी सर इस पे हम सलीम का एम कट करके अगर वो प्रिंट तो फिर नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एम काट दें, देखिए अगर तो आप यहाँ से एम काट देते हैं दैट देन इट इज ऑल राइट। आप कहते हैं जी सली तलाश कर लें तो सली मिल जाएगा ना, जी सर। ठीक है ना, वो आपको 36 पे मिल जाएगा। आप कहते हैं जी SAL तलाश करें, वो भी 36 पे मिल जाएगा। आप कहते हैं SA तलाश करें, वो भी 36 पे मिल जाएगा। आप कहते हैं सिर्फ S तलाश करें तो S इसको पहले मिल जाएगा यहाँ पे। सर अब तो आपने नहीं किया, SALM तो नहीं काटा, तो फिर कैसे 36 आ गया? बेटे SA कहाँ मिलेगा उसे, यहाँ से ढूंढिए ना स्ट्रिंग में, SA कहाँ जाके मिल रहा है उसे, 36 पे। तो 36 ही बताएगा। मतलब सर एरर नहीं देगा कि इसमें मतलब SA अलग वर्ड नहीं है, मतलब कि बेटे मैं आपसे कहता हूँ एक फ़िक्रा लिखो, हे कैन यू सर्च माई नेम विच इज़ सलीम। एक फ़िक्रा लिख दिया ना आपने, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही है ना। मैं आपसे कहता हूँ इसमें जाके देखो कहीं SA इकट्ठा है तो आपको मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ SAL ढूंढो कहीं इकट्ठा है, मिल जाएगा या नहीं?
मिल जाएगा अगर मैं कहूँ SALE ढूंढो तो मिल जाएगा या नहीं? सर, मिल जाएगा, अगर मैं कहूँ SALEEM ढूंढो तो मिल जाएगा या नहीं? वो भी मिल जाएगा सर। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस स्ट्रिंग में S तलाश करें। तो जब आप S तलाश करने लगेंगे तो आप यहां से शुरू करेंगे तो आपको S यहीं मिल जाएगा। तो ओके आप सर, इसकी लोकेशन रिटर्न कर देंगे विच इज 12 हियर। ओके सर। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई, कोई सवाल है जहन में तो पूछ लीजिए। आगे सर। Anybody else? If you have any question, any doubt in your mind, say that now. नो सर। सर अगर हम इस एस के बाद सेकंड वाला एस सर्च करें तो उसके लिए एक बार कोड लिख दें। वो अभी इस क्लास के एंड तक जाते रहते लिख लेंगे वो हम। ओके सर। कोई डाउट है, कोई सवाल है फाइंड मेथड के इस्तेमाल के एतबार से तो पूछ लीजिए। ओके, इफ वी राइट s डॉट फाइंड, अगर हम नंबर लिखें जी अगर हम नंबर लिखें 36 तो फिर हमें सलीम दे देगा। इसी तरह सर अगर हम 12 लिखते हैं तो फिर वो सर सलीम तो नहीं देगा ना, फिर वो सिर्फ सर्च देगा। हमें तो सलीम चाहिए ना एस वाला। आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। सर हमें तो सलीम चाहिए ना, तो हम 36 लिखेंगे तो पूरा सलीम आएगा। फिर हमें तो सिर्फ एस चाहिए या एस कहाँ ए 36 लिखेंगे? मैंने तो कहीं भी 36 नहीं लिखा। नहीं, सर, अगर हम वर्डिंग में इसको नंबर में फाइंड करना चाहिए इसको तो। आप मुझे बताएं आप क्या कह रहे हैं। पैरेंथेसिस में जहाँ आप मुझे एक मिनट, आप खामोश रहें, आप खामोश रहें, आप उन्हें बताने दें। जी बेटा आप बताएं मैं क्या लिखूं यहाँ पे। सर अगर हम लिखें एस डॉट फाइंड मतलब 36 पे क्या लिखा हुआ है? s डॉट फाइंड, अब आगे बताइए क्या लिखूं। सर ब्रैकेट में स्ट्रिंग 36। स्ट्रिंग लिखूं 36? जी जी तो बस। सर सलीम आएगा। जी सर। बेटे अब आप इसे कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर 36 ढूंढें। इस स्ट्रिंग में 36 है? नो सर। नहीं है। तो जब ऐसी चीज जो आप तलाश कर रहे हैं जो नहीं है तो जवाब क्या आएगा? -1। एरर नहीं, -1। ओके। अगर वो चीज जो आप तलाश कर रहे हैं मिल जाती है तो उसकी लोकेशन, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे सलीम तलाश कर रहे थे तो सलीम लोकेशन नंबर 36 पे पड़ा हुआ है, तो उसने हमें बताया कि जी मिल गया है और लोकेशन है 36। और जब हमें उसे कहा कि 36 को तलाश करो इस स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में 36 तो कहीं भी नहीं है, तो वो कहेगा -1, यानी कि किसी भी लोकेशन पे मुझे 36 नहीं मिला। हम अगर उसकी सिर्फ लोकेशन बताते हैं और कहते हैं कि सलीम तलाश करो 36 उसकी लोकेशन है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे? अब बेटा वैसे फाइंड नहीं करेंगे हम। ओके सर। ठीक है ना, हम लोकेशन बता के फाइंड नहीं करेंगे। जो चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं इसके साथ वो है कि हम इसका सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई करें। उसके बारे में अभी आगे चल के हम बात करेंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को फिलहाल उसके साथ गड़बड़ ना करें। अभी जो बात आपको समझाई है इसे अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज फाइंड मेथड इज वेरी पाइवोटल टुवर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल प्रोसेस दैट वी हैव डन इन दिस कोर्स। तो आपको जो बात अभी समझाई है इस बात की आपको पूरी समझ होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम इसके सेकंड पैरामीटर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी। सो अब स्ट्रिंग के अंदर से आप एस के अंदर से जो भी चीज़ तलाश करना चाहते हैं, अगर वो मिल जाएगी तो उसकी लोकेशन यानी उसका इंडेक्स, और अगर नहीं मिलेगी तो -1 हमें फाइंड मेथड रिटर्न करता है। आप ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल ले लें, var के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया। फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर SALEEM स्टोर कर लिया। अब मैं लिखता हूँ ये। अब बताइए क्या होगा? सलीम ही आएगा। अब क्या जवाब आएगा? सलीम। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या जवाब आएगा? सर 36।
जी। नो सर। अब मैंने सिर्फ ये किया है कि बजाय इसके कि मैं सलीम डायरेक्टली लिखता, मैंने सलीम को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और अब मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ एस डॉट फाइंड सलीम। जी सर, सलीम आएगा। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ एस डॉट फाइंड सलीम। तो जब आप एस डॉट फाइंड सलीम तो लिखते सर हैं ये तो जवाब क्या आता है? 0 36 36 because Salim is located at index 36 in the string S. सर ऊपर मैंने आपसे जब क्वेश्चन किया था आपने कहा था कि ये वो अलग, जब हम न्यू वेरिएबल स्टोर वैल्यू देते हैं तो ऊपर वाला वैल्यू खत्म हो जाती है, तो नया न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करते जी हैं। तो जी। इधर भी सर आपने एक वेरिएबल को एक वैल्यू दी है स्ट्रीम, अच्छा, तो सर यहाँ से नया प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा? कौन सा प्रोसीजर नया स्टार्ट होगा? सर मतलब आपने यहाँ पे ऊपर वाला जो प्रोग्राम था आपने वो किया सर, वो तो -1 तक एंड हो गया ना सर। आपने यहाँ से न्यू वेरिएबल को वैल्यू दिया स्ट्रीम। कौन से वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी है सलीम? सर ये आपने बनाया नहीं है सर एक वेरिएबल VAR के नाम से? जी जी, VAR को वैल्यू दे दी है सलीम। ठीक है, तो ठीक सर है। ये तो न्यू हो गया ना, तो मतलब कौन न्यू हो गया? कौन न्यू हो गया? सर एक ये तो न्यू प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया ना। नहीं बेटा, ये तो- मैं अगर यहाँ एक और वेरिएबल डिफाइन कर दूं, ठीक है, तो नया प्रोग्राम तो शुरू नहीं हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल के VAR के नाम से पहले कोई वेरिएबल था? नहीं था। मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दे दी सलीम। VAR के नाम से पहले कोई वेरिएबल नहीं था। अगर VAR के नाम से पहले कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता होता तो उसकी पुरानी वैल्यू खत्म हो जाती और नई वैल्यू रहती उसके अंदर। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं VAR को दे दूं SAL, तो अब VAR में जो सलीम था वो खत्म हो गया, अब VAR में SAL है। अब अगर मैं लिखूंगा ये, तो अब मैं S डॉट फाइंड SAL लिख रहा हूं, सलीम नहीं लिख रहा। जवाब इसका भी 36 ही आएगा, जाहिर है। लेकिन अब मैंने क्या तलाश किया है? SAL या सलीम? SAL, बिकॉज वेरिएबल की वैल्यू मैंने अपडेट कर दी। हमेशा किसी भी वेरिएबल के अंदर हमेशा वो वैल्यू स्टे करती है जो आपने उसे लास्ट असाइन की होती है। पुरानी सारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। ओके सर। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। क्लियर सर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएट्स टू -1? इनमें से कौन कौन से हैं जिनका जवाब -1 आएगा? तो हम देखते हैं बार बार ट्राई करके, इसका जवाब -1 आएगा या नहीं? यस सर। सर नो। क्या जवाब आएगा इसका? अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर आप डिस्क्राइब करें कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो क्या कहेंगे आप? सर लोकेशन सर्च कर। सर टेस्ट में से टी को ढूंढ रहे हैं। जी, टेस्ट में टी को ढूंढ रहे हैं। टेस्ट में से टी को ढूंढ रहे हैं। तो टी किस लोकेशन पे है? 0 पे मिल जाता है। 0 लोकेशन पे। सर 0। क्या इसका जवाब -1 आएगा? नो सर, इसका जवाब आएगा 2। नो सर, 1 आएगा। इसका जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। 1 2 आएगा सर। 1 सर। ओके, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि टेस्ट में एस टी को ढूंढें। तो टेस्ट में एस टी किस लोकेशन पे है? सर 2 पे। लोकेशन 2 पे। सो इट विल गिव अस 2। 2 ओके, अब आप इसका क्या जवाब आएगा? 3 सर 0। नो सर, ये -1 देगा क्योंकि टी कैपिटल है। अब आप कह रहे हैं कि टेस्ट में टी ई ढूंढें, लेकिन जो टेस्ट है उसका पहला टी कैपिटल है जबकि इसका टी स्मॉल है। तो इसमें टी ई मौजूद तो है लेकिन कैपिटल टी है, स्मॉल टी नहीं है। तो स्मॉल टी ई
इसमें सीक्वेंस के तौर पे मौजूद नहीं है, इसका जवाब -1 होगा। और द लास्ट वन इज west dot find test। सर -1 आएगा इसमें भी। जी, विल इट बी -1? यस सर। सर जी सर जो आपने ऊपर टी एस का कैपिटल टी एस टी लिखा है, जी जी सर उसमें वो हमें टी की वैल्यू 3 भी तो दे सकता है ना, क्योंकि सर टी पे 0 आ गया और टी बेटे पे 1 आ आप गया। टी नहीं ढूंढ रहे हैं, टी ई ढूंढ रहे हैं। टी ई ढूंढ रहे हैं सर, ठीक है सर 3 भी तो दे सकता है ना वो। क्या टेस्ट में टी ई है? नो सर। तो फिर वो 3 कैसे दे दे? सर लोकेशन तो टी की जो है 3 भी पड़ी है। बेटे क्या टी ई टेस्ट में है? नो सर। आप टी ई तलाश कर रहे हैं ना टेस्ट में। जी सर। तो अगर तो मिलेगा तो टी ई मिलेगा तो लोकेशन बताएगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या बताएगा? ठीक है सर। अच्छा ओके अब सर। वेस्ट में टेस्ट फाइंड करें तो क्या मिल जाएगा? नो सर। तो जवाब क्या आएगा? -1। अगर मैं ये तलाश करूं वेस्ट में ई एस टी एस्ट, तो क्या ये मिल जाएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। ये मिल जाएगा और ये लोकेशन 1 पे पड़ा हुआ है। अगर मैं एक वेरिएबल लूं वेस्ट, अब क्या जवाब आएगा? सर 1। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, अब हमने सिर्फ ये किया है कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इट विल स्टिल गिव अस 1। ओके ठीक हो गया जी। राइट, आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू। इस क्वेश्चन को आप खुद देख लीजिएगा। राइट, एंड आई एम जस्ट मूविंग ऑन। अच्छा, अब एक दूसरी ऑप्शन हमारे पास अब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे हमें ये मालूम है कि हम अगर एक स्ट्रिंग में कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं तो वो चीज़ मल्टीपल टाइम भी अकर कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम ये कहना चाहें कि किसी ख़ास लोकेशन से हमें सर्च करना शुरू करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन भी दस्तयाब है फाइंड मेथड के अंदर। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जस्ट एक रैंडम स्ट्रिंग मैंने लिख दी, फर्स्ट मी, सेकंड मी, थर्ड मी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं एस डॉट फाइंड मी तो क्या आता है? 6। इट स्टार्ट्स विद दिस 0 1 2 3 4 5 6, तो मी 6 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैंने पहला नहीं, मैंने दूसरा मी तलाश करना है। ठीक है, तो अब मुझे ये मालूम है कि ये लोकेशन 6 पे है मी। मैं लोकेशन 6 वाला मी नहीं बल्कि बाद वाला मी तलाश करना चाहता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहां कॉमा डाल के एक और पैरामीटर दे सकता हूं। मैं फाइंड मेथड को ये कह सकता हूं कि मी तलाश करो, लेकिन ये तलाश, अगर मैं ये 7 नहीं लिख रहा तो ये 0 से शुरू करता है सर्च करना। अगर मैं कॉमा डाल के लोकेशन बता देता हूं तो फिर ये इस लोकेशन से तलाश करना शुरू करेगा। जब मैं लिखता हूं एस डॉट फाइंड मी कॉमा 7, इसका मतलब ये है कि मैं इसे ये कह रहा हूं कि एस में मी को तलाश करो ये, लेकिन ये तलाश लोकेशन 0 से नहीं बल्कि लोकेशन 7 से शुरू करनी है। लोकेशन 7 कौन सी है? ये ई। अब यहां से जब ये शुरू करेगा तो इसको पहला मी ये वाला जाके मिलेगा, विच इज एट लोकेशन 17। समझ आई बात की? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैंने तीसरा मी तलाश करना है, तो मैं ये 17 पे है ना दूसरा मी, मैं 18 लिख देता हूं। मैं कहता हूं जी अब आप मी तलाश करें, लेकिन तलाश करना 0 या 7 से नहीं बल्कि 18 से शुरू करें। 18 कहाँ है? यहां से शुरू होता है, तो यहां से अगर आप तलाश करना शुरू करेंगे तो पहला मी यहां जाके मिलेगा।
which is location 27. बात समझ आ गई? यस सर। कोई बात नहीं समझ आई? कोई यस सर। बताइए, कोई बात अगर नहीं समझ आई तो बताइए। सर एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोलिए। सर जो आपने हम मतलब 7 आपने अगला मी प्रिंट करना तो सर मी के पीछे कॉलन नहीं लगा सकते कि कॉलन से आगे मी? नहीं, इस जी बेटा, कोई बात अगर नहीं समझ आई इसमें तो पूछ लीजिए। सर ये रिपीट करें एक दफ़ा। अगर आपको इस एक स्ट्रिंग है आपके पास, मिसाल के तौर पे s जो आपके सामने लिखी हुई है, अगर आपको उसमें फ़र्ज़ करें कि me तलाश करना है जो कि 3 बार एग्जिस्ट करता है, अगर आप सिंपली s.find me लिखेंगे तो वो 0 से तलाश करना शुरू करेगा और जहाँ पहला मी मिलेगा आपको उसकी लोकेशन बता देगा। जैसे इस केस में लोकेशन 6 बताई, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं आपने सेकंड मी तलाश करना है, तो आप उसको 6 से आगे का कोई नंबर बता देंगे कि यहाँ से तलाश करना शुरू करो। मिसाल के तौर पे आपने उसे कहा नहीं 6 नहीं बल्कि 7 से तलाश करना शुरू करो। जब आप 7 से तलाश करने को कहेंगे तो पहला मी ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा। सेकंड मी उसको जाके मिलता है लोकेशन 17 पे, तो वो आपको बता देता है कि जी हाँ अब जो आप मी तलाश करना चाहते हैं 7 से ऑनवर्ड, तो हमें एक मी मिला है लोकेशन 17 के ऊपर। और अगर आप फर्दर उसे चाहते हैं कि वो सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड मी को तलाश करे, तो आप 17 से एक आगे की लोकेशन यानी 18 उसे कहते हैं कि 18 से तलाश करना शुरू करो, तो वो आपको 27 बता देता है। और अगर आप इसे कहते हैं नहीं 27 से आगे जाके तलाश करो 28, तो ये आपको कहेगा -1। 28 से ऑनवर्ड आगे फिर आपको मी दोबारा नहीं मिलता। Okay, ji, should I move on now? यस सर। ओके, एक क्विज़ पहले आपसे कहा है, ये सेकंड क्विज़ भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसे भी आप खुद देखेंगे। अब हम लिंक एक्सट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम एक वेब पेज ओपन करते हैं और लाइक फॉर एग्जांपल मैं फिर वही वेब पेज ओपन कर लेता हूँ xkcd.353। ठीक है, और मैं इसका सोर्स कोड ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, यहाँ से हम कहीं से भी ahref वाली स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ahref का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं इसको पेज के नाम से फर्ज़ करें स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और ट्रिपल कोट्स में कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये पेज के नाम से आ गया। अच्छा, अब हमें लिंक एक्सट्रैक्शन करनी है ना। ठीक है, अब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, किस नाम से? पेज के नाम से, और मुझे इसमें तलाश क्या करना है? आपको पता है लिंक जो होता है, हाइपर लिंक जो होता है, वो हमेशा इस तरह से स्टोर होता है, ahref इक्वल दिस, और इसके आगे ये आपके पास लिंक है। ठीक है, ये बात सबको पता है ना कि लिंक कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये एक स्ट्रिंग कॉपी कर ली यहाँ पे। अब पहली चीज़ ये है कि मैं ये तलाश करूँ कि क्या इस स्ट्रिंग में ahref है, क्योंकि अगर ahref है तो इसका मतलब है कि कोई लिंक मौजूद है। मैं लिखता हूँ पेज डॉट फाइंड a, बल्कि यूँ लिख देता हूँ ahref, आप इक्वल भी डाल दें तो दैट्स ऑल्सो ओके, बस इतना भी काफ़ी है। तो मैंने लिखा पेज डॉट फाइंड, और ये मैंने इस पर अगर मैं वेरिएबल में स्टोर कर लूँ ahref को तो वेरिएबल ज़ाहिर है यहाँ कोट नहीं डालूंगा, लेकिन डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ कोट्स डालने पड़ेंगे। तो आप पेज स्ट्रिंग में तलाश कर रहे हैं ahref को,
तो पहला सवाल, क्या पेज स्ट्रिंग में ए एच रेफ ये वाला सीक्वेंस मौजूद है? जी सर। किस लोकेशन पे मौजूद है? 4 5 पे सर। जरा काउंट कीजिए, लोकेशन क्या है ए एच रेफ की? 8 सर 4 4 सर। 4, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद दिस लेस देन सिंबल। तो अगर आप इसको गिने 0 1 2 3 4, यहाँ से 4 5 स्पेस एच ए एच रेफ, ये हम ढूंढ रहे हैं, तो ये हमें लोकेशन 4 से मिलेगा। ठीक है, सो ए पेज डॉट फाइंड ए एच रेफ गिव्स अस 4। ठीक हो गया? ओके सर। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? जी सर। यस सर। सर अच्छा, अगर आप सिर्फ लेस देन सिंबल तलाश करेंगे ना, तो वो तो आपको 0 पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसे कह रहे हैं नहीं, लेस देन सिंबल ए स्पेस एच रेफ ये तलाश करना है, तो वो उसको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब मुझे ये पता चल गया जी, लिंक एक मुमकिना तौर पर मौजूद है। फिर मुझे आगे पता है कि जो लिंक होता है वो हमेशा कोट्स के अंदर बंद होता है, एक स्टार्टिंग कोट होगी और एक एंडिंग कोट होगी। तो अब मेरा अगला टास्क ये है कि मैं इस स्टार्टिंग कोट को और इस एंडिंग कोट को तलाश करूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे अब मिला है ये जो पेज डॉट फाइंड मिला है, इसकी जो लोकेशन मिली है, मुझे इसके आगे जाके डबल कोट को तलाश करना है। ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स तो पता नहीं पेज में कितनी जगह पे कितनी सारी हो सकती हैं, अब मुझे स्पेसिफिक रहना है। मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट लिंक के नाम से। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसका नाम स्टार्ट लिंक रखते हैं बिकॉज इट इज़ एन अप्रोप्रिएट नेम। तो अब पेज डॉट फाइंड जो मुझे लोकेशन बताएगा ए एच रेफ की, मैं उसको एक वेरिएबल स्टार्ट लिंक में स्टोर कर लेता हूँ। ये स्टोर मैंने इसलिए की है, जब मैं अब कोड तलाश करने जाऊँगा तो वो मैं फिर जिस जगह पे मुझे ए एच रेफ मिला है उससे आगे तलाश करूँगा। ठीक है, जी सर। तो अब स्टार्ट लिंक में क्या होगा इस वक्त? AHR स्टार्ट लिंक में क्या होगा इस वक्त? सर लोकेशन 4 स्टार्ट लिंक विल स्टोर दी, क्योंकि ये जो है कॉल ये आपको 4 रिटर्न करती है। तो वो जो उसने रिटर्न किया इस कॉल ने, उसको आपने इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इस वेरिएबल में अब स्टोर्ड है लोकेशन ए एच रेफ की, कि लिंक कहाँ पे स्टार्ट होता है। लिंक ए एच रेफ पे तलाश शुरू होता है और उसकी लोकेशन इस वेरिएबल स्टार्ट अंडरस्कोर लिंक के अंदर हमने स्टोर कर ली है। अब अगला काम हम ये करते हैं, हम लिखते हैं पेज डॉट फाइंड, और अब मुझे तलाश करनी है डबल कोट। तो मैं इस डबल कोट को सिंगल कोट्स में बंद कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे एक स्ट्रिंग ही, ज़ाहिर ये भी एक स्ट्रिंग ही है ना, तो मुझे इस डबल कोट तलाश करनी है, तो मैंने उसको इस तरह से लिख लिया। लेकिन डबल कोट मुझे किसी भी जगह से नहीं, मुझे तलाश करनी है जहाँ मुझे स्टार्ट लिंक मिला है उससे आगे। तो मैं लिखता हूँ कि पेज में जाके अब एक डबल कोट ढूंढी जाए, और ये तलाश करने का अमल जो है स्टार्ट लिंक से शुरू करें। आप स्टार्ट लिंक भी लिख दें तो दैट्स ऑल राइट, +1 भी लिख दें तो दैट्स ऑल राइट, ना भी लिखें तो इट्स ऑल राइट, बिकॉज यहाँ से आपको जो पहली स्ट्रिंग मिलेगी, पहला डबल कोट मिलेगा, वो इसी का होगा, वो इसके आगे, राइट। सो यहाँ ज़रूरी नहीं है, आप +1 लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यस सर। अब आप बताइए कि जब स्टार्ट लिंक में इस वक्त 4 है, तो 4 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहला डबल कोट कहाँ मिलता है आपको? 11 पे सर। यस सर 11 पे। Is that 11? Yes, sir. That's 12 actually. This is 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्पेस को भी काउंट करते हैं ना। ओके सर। ठीक है, सो यू फाइंड फर्स्ट डबल कोट एट लोकेशन 12।
आप जानते हैं कि पहला डबल कोट जो है उसका मतलब ये है कि यहाँ से लिंक का एड्रेस शुरू हो रहा है और ये ख़त्म कहाँ पे होगा, इसके बाद जो दोबारा डबल कोट मिलेगी वहाँ पे ये ख़त्म होगा। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी भी लोकेशन स्टोर कर लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट अंडरस्कोर कोट के नाम से और उसके अंदर इसकी लोकेशन को स्टोर कर लेता हूँ। अब स्टार्ट कोट में क्या स्टोर्ड है इस वक्त? 12। 12 सर 12। स्टार्ट कोट में इस वक्त लोकेशन स्टोर्ड है उस डबल कोट की जो भी हमने तलाश किया है और वो है 12। सो हम चेक कर लेते हैं, स्टार्ट कोट में इस वक्त 12 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा डबल कोट तलाश करनी है और अब मैं स्टार्ट कोट +1 से शुरू करूंगा। यानी अब मैंने डबल कोट जो तलाश करनी है वो इससे आगे से शुरू करनी है, यानी यहाँ से मैं तलाश करना शुरू करूंगा। यहाँ से आगे जहाँ मुझे डबल कोट मिलेगी मैं वहाँ रुक जाऊंगा। तो स्टार्ट कोट +1 से ऑनवर्ड अब आप स्टार्ट कोट फाइंड करना शुरू करते हैं और इसकी जो लोकेशन आएगी मैं उसको एक वेरिएबल एंड कोट में स्टोर कर लेता हूँ। और एंड कोट कहाँ मिल रही है हमें? लोकेशन 36 पे। 36 12 13 14 15 सो ऑन। सो दिस इज़ लोकेशन 36। और मैंने अब यहाँ कहा कि आपने इसको तलाश करना शुरू करना है उस जगह पे जहाँ आपको स्टार्ट कोट मिली थी, उससे एक लोकेशन आगे से तलाश करना शुरू करें। यहाँ ज़रूरी है कि आप +1 लिखें। अगर आप +1 नहीं लिखेंगे तो ये दोबारा 12 ही आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ तक ये बात समझ आ गई? यस सर। अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि आपका जो लिंक है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं लिखूँ प्रिंट पेज स्टार्ट कोट +1 और एंड करूँ एंड कोट पे, तो मुझे मेरा लिंक मिल जाता है। इस लाइन की आपको समझ आई? इस लाइन को ज़रा गौर से देखें। यस सर। यस सर। यहाँ पेज एक स्ट्रिंग का नाम है और आगे आपने उसके अंदर स्लाइस उठाया, एक आपने रेंज बताई, आपने कॉलन लगाया, लेफ्ट पे लिखा स्टार्ट कोट +1, स्टार्ट कोट +1, यानी आप एच से शुरू कर रहे हैं रीड करना। और एंड कहाँ पे कर रहे हैं? एंड कोट पे, यानी एंड कोट से एक कैरेक्टर पहले रुक जाएगा। तो इसने HTTP से लेके .com तक आपको एड्रेस रिटर्न कर दिया। तो अब इस कोड को मैं ज़रा दोबारा कॉम्पैक्ट करके लिख देता हूँ। पेज स्ट्रिंग ये भी नहीं करना हमें। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट लिंक फाइंड किया, स्टार्ट लिंक के बाद स्टार्ट कोड फाइंड किया, स्टार्ट कोड के बाद एंड कोड फाइंड किया और एंड कोड के बाद ये प्रिंट कर दिया। तो ये हैं टोटल आपके वो स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं पहला लिंक एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो आपके पास एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसमें पेज का सोर्स कोड हो। उसके बाद आप सबसे पहले स्टार्ट लिंक फाइंड करेंगे विच इज़ वेरी इजी, page.find ahref से। फिर उसके बाद स्टार्ट लिंक से ऑनवर्ड आप स्टार्ट कोड तलाश करेंगे। फिर आप स्टार्ट कोड की से एक लोकेशन आगे से जाकर एंड कोड तलाश करेंगे और आपका पेज का एड्रेस स्टार्ट कोड +1 से लेकर एंड कोड के दरमियान में है। सो एनी क्वेश्चंस thus far? कोई सवाल हैं, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए। डन सर। सो हियर वी कंप्लीट आवर यूनिट 1। इसे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कीजिए।
I hope it will help you. We end this lesson. I hope before Eid हम Unit 2 का lesson भी कर लेंगे, so that at least 2 units are revised before Eid. तो फिर 2 units बाकी जो होंगे वो हम ईद के बाद revise कर लेंगे, ठीक है? यस सर। इंशाल्लाह। Okay, sir.